हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। भारतीय हिंदी युग की प्रमुख पंक्तियां हम इस क्लास में देखने वाले हैं और उम्मीद है आपको क्लास पसंद भी आएगी और आपके लिए यूज़फुल भी बहुत ही ज़्यादा रहेगी। अगर आपको पसंद आए तो भाई लाइक सब्सक्राइब तो आपको कर ही लेना है। तो चलेंगे हम सबसे पहली पंक्ति पर। फरकी उठी सवर्णी भुजा, खरकी उठी तलवार। फरकी उठी सवर्णी भुजा, खरकी उठी तलवार, ये भारतेंदु जी की पंक्ति है। हाय वह भारत भुव भारी, कहाँ, ये भी इनकी पंक्ति है। ठीक है, शॉर्ट शॉर्ट में मैंने यहाँ पर लिख दी है, इतना ही याद रख लेना। हाय वह भारत भुव भारी, कहाँ करुणा निधि केशव सोए, जागत नाही अनेक जतन करी भारतवासी। है ना, कहाँ करुणा निधि केशव सोए, जागत नाही अनेक जतन करी भारतवासी, ये भी पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। पिए पियारे तिहारे बिना अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं, पिए पियारे तिहारे बिना अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं, ये भी भारतेंदु जी की ही पंक्तियाँ हैं। बाद में आपको देखने को मिलेगा भारतेंदु जी लिखे हुए हैं नीचे, ठीक है, एक जगह पर। प्यारे जू है जग की यह रीति, विदा के समय सब गरबा लगा में। है ना, ये तो सच बात है, जग की यही रीत है कि विदा के समय सब क्या करते हैं, गरबा लगावे, गले से लगाते हैं। ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम राधा रानी, सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम राधा रानी। ठीक है, भीतर भीतर सबरस चूसे, हंस हंस के तन मंदन मूसे, भीतर भीतर सबरस चूसे, हंस हंस के तन मंदन मूसे, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज, ये इनकी मुकरी है। मुकरी हालांकि अमीर खुसरो ने तो लिखी थी, लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी कुछ मुकरियाँ लिखी हैं यहाँ पर। ठीक है, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। ठीक है, ये मुकरी है। मुकरी का मतलब होता है मुकर जाना, बात को कह करके मुकर जाना। श्री राधा माधव युगल चरण रस अंजन को मस्त बना, श्री राधा माधव युगल चरण रस अंजन को मस्त बना, पागल करी मोही करी खराब, क्यों सखी साजन नहीं शराब। ठीक है, ये भी इनकी मुकरी है, इसको भी याद रखना। अंग्रेज राज सुखराज, अंग्रेज राज सुखराज सबे सुखकारी, पर धन विदेश चली जात ई है अधिकारी। ठीक है, यहाँ पर पे भी आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा, पे धन विदेश चली जात ई है अधिकारी। ठीक है, ये भी किसका है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान मिटत न हिय को सूल। ठीक है, बिना निज भाषा, अपने निज भाषा पर बहुत ही ज़्यादा बल दिया था किसने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, इन मुसलमानन को इस मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदू बारिये, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदू बारिये, कृष्ण भक्त कवियों के लिए इन्होंने कहा था। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो अभी हमने देखी हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियां हैं। आगे देखते हैं बद्रीनारायण प्रेमघन की पंक्तियां। भयो भूमि भारत में महाभयकर भारत, भय वीर बल सकल सुबट एक ही संग गावत। ठीक है, भयो भूमि भारत में, ये पंक्ति पूछ ली जाती है, ये प्रेमघन की है। अचरज होता तुम्हु सब सम गोरे बाजत कारे। ठीक है, कारे, अचरज होता तुम्हु सम गोरे बाजत कारे, ये भी पंक्ति किसकी है, तो प्रेमघन की ही पंक्ति है ये। ठीक है, आगे पढ़ी कमाए की वो कहाँ हरे ना देश कलेश, ये प्रताप नारायण मिश्र की पंक्ति है। पढ़ी कमाए की वो कहाँ हरे ना देश कलेश, जैसे कांता घर रहे वैसे रहे विदेश, पपिया जब पूछिए पीव कहाँ। ठीक है, पपिया जब पूछिए पीव कहाँ, ये भी इन्हीं की पंक्ति है, समस्या पूर्ति करने के लिए दिया था। बन बैठी है मन की मूर्ति सी, मुंह खोलत बोले नैना ही हाँ, बरसा है प्रताप जू धीर अवलो मन को समझायो जहाँ। ठीक है, मुंह खोलत बोले नैना ही हाँ, बरसा है प्रताप जू धीर अवलो मन को समझायो जहाँ। ठीक है, ये जो पंक्ति हैं ये सारी की सारी किसकी हैं, तो ये प्रताप नारायण मिश्र की पंक्तियाँ हैं। आगे और देखते हैं। सब धन लिए जात अंग्रेज हम केवल लेक्चर के तेज। ठीक है, सब धन लिए जात अंग्रेज, सारा धन कौन लेके जा रहा है, तो अंग्रेज लेके जा रहे हैं, और हम क्या हैं, लेक्चर के केवल और केवल लेक्चर देने वाले हैं। ठीक है, तो ये भी कौन कहता है, प्रताप नारायण मिश्र जी ने कहा है। सब धन लिए जात अंग्रेज हम केवल लेक्चर के तेज,
सब छोड़ी तुम्हें हम पायो अहो, तुम छोड़ी हमें पायो कहो। ठीक है, इस तरह से कुछ आगे पंक्ति है। सब छोड़ी तुम्हें हम पायो अहो, तुम छोड़ी हमें, ये पंक्ति याद रखना। देखते हैं किसकी है। अब यूं और आवत है सजनी, मिल जाऊं गले लग के छतिया, ये ठाकुर जगमोहन सिंह की पंक्तियां हैं। ठीक है, सब छोड़ी तुम्हें हम पायो अहो, ये भी ठाकुर जगमोहन सिंह की है। अब यूं और आवत है सजनी, मिल जाऊं गले लग के छतियां, ये भी किसकी है, प्रताप नारायण, ये ठाकुर जगमोहन सिंह की पंक्ति है। ठीक है, आगे है जगमोहन मोहिनी मूर्ति के बिना, जगमोहन मोहिनी मूर्ति के बिना कैसे कटे दुख की रतियां। ठीक है, ये सारी की सारी ठाकुर जगमोहन सिंह की है, ये ध्यान रखिएगा। जो विषया संतन तजी मूड ताही लपटात। ठीक है, जो विषया संतन तजी मूड ताही लपटात, ये पंक्ति किसकी है, राधा कृष्ण दास की है। जो नर डारी वमन करी स्वान स्वादते खात। ठीक है, ये राधा कृष्ण की पंक्तियां हैं। जो नर डारी वमन करी स्वान स्वादते से खात, ये राधा कृष्ण दास की पंक्तियां हैं। आगे और देखते हैं पंक्तियां हम आगे, बस इतनी ही पंक्तियां हैं। भारतेंदु युग की पंक्तियां हैं सारी, और यहीं से ही पूछी जाती हैं, जिस भी पेपर में पूछी जाती हैं। ठीक है, ये हमारे हिंदी साहित्य के कंप्लीट नोट्स हैं, जहाँ से ये पंक्तियाँ मैंने उठाई हैं उसमें सारी पंक्तियाँ कथन वगैरह आपको सब कंप्लीट मिलेंगे। हिंदी साहित्य के अगर आपको नोट्स चाहिए, कंप्लीट विस्तृत नोट्स हैं, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, अगर हिंदी साहित्य के कंप्लीट नोट्स आप चाहते हैं, आपके घर तक पहुंच जाएंगे और ई बुक के रूप में भी उपलब्ध हैं। धन्यवाद। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, हिंदी साहित्य रीतिकालीन की महत्वपूर्ण पंक्ति हम यहाँ पर देखने वाले हैं। उम्मीद है कि आपको क्लास सभी को पसंद आएगी। नमस्कार सभी को, स्वागत है सभी का चैनल पर। और अगर आपको क्लास पसंद आती है तो ज़रूर देखिए। ठीक है, हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी, वो भी रीतिकाल से संबंधित। तो चलेंगे हम अपनी फर्स्ट पंक्ति की तरफ। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुब्रन सरस सुब्रत भूषण बिनु न ब्राजई कविता वनिता मित। तो ये जो पंक्ति है वो किसकी है, केशवदास की है। इसमें भूषण का नाम देकर के कन्फ्यूज नहीं होना है, ये भूषण की नहीं है बल्कि केशवदास की पंक्ति है। छंद विरोधी पंगु सुन नगन जो भूषणहीन, मृतक कहावे अर्थ बिनु केशव सुनहु प्रवीण। तो ये केशवदास की पंक्ति है। आगे है नेक्स्ट हमारी पंक्ति, ताते रुचि सो सोच के कीजे सरस कवित, ये केशवदास की पंक्ति है। ताते रुचि सो सोच के कीजे सरस कवित, तिय की बिय सोही विलोकनी में मन आनंद आँखिन यो झलके, रसवंत कवितन को रस ज्यों अखरान के ऊपर हवी छलके। क्वेश्चन आया था एक बार और यहाँ से ये पंक्ति पूछी गई थी, पीछे से उठा कर गई। ठीक है, तो इसलिए पूरी पंक्ति आप पढ़ लिया करो एक बार। बच्चे क्या करते हैं, आगे से 2-3 अक्षर पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं याद करने की, नहीं पूरा पढ़ लिया करो। ठीक है, तो ये चिंतामणि की पंक्ति है, ध्यान रखना। आगे हमारा क्वेश्चन, तुलसी गंग दुआ भय सुखविन के सरदार, इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। तो ये भिखारी दास की पंक्ति है। आगे के कवि रीजी हैं तो कविताई, ना तो राधा कनाई सुमरन को बहानो है, ये किसकी है, भिखारी दास की पंक्ति है। ठीक है, आगे के कवि रीजी हैं तो कविताई, ना तो राधा कनाई सुमरन को बहानो है, ये भिखारी दास की पंक्तियां हैं। आगे चलेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आ जाए तो लाइक भाई ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके भी बता देना। ठीक है, और आगे किस किस मतलब टॉपिक बताना छोटे छोटे जिन पर आपको वीडियो चाहिए होंगे। मान घटे तो कहा घटी, जहे जू पे प्राण प्यारे को देखन पे, ये भिखारी दास की पंक्तियां हैं। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अदम व्यंजना रस विरस उल्टी कैत प्रवीण, ये देव कवि की पंक्तियां हैं। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अदम व्यंजना रस विरस उल्टी कैत प्रवीण। आगे हमारा बड़े बड़े नैनन सो आंसू भरी भरी ढरी, गोरो गोरो मुख आज ओरो सो विलान जात, ये देव कवि की पंक्तियां हैं। ठीक है, बड़े बड़े नैनन सो आंसू भरी भरी ढरी, आंसू भर भर के लुढ़क रहे हैं। डार दुरम पलना बिछौना नव पल्लव के, सुमन अंगूला सोहे तन छवि भारी दे, ये देव कवि की पंक्तियां हैं। डार दुरम पलना बिछौना नव पल्लव के, ये देव कवि की पंक्तियां हैं। नवरस सब संसार में नवरस में संसार, नवरस सार सिंगार रस युगल सार सिंगार, तो ये देव कवि की पंक्तियां हैं। नवरस सब संसार में नवरस में संसार। ठीक है, कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति अंगन चारु गोराई, ये मतीराम की पंक्तियां हैं। है वनमाल हिये लागिए अरु वही मुरली अदरा रस पीजे, ये मतीराम की पंक्तियां हैं। है वनमाल हिये लागिए अरु वही मुरली अदरा रस पीजे।
आगे आखिन मूंद वे के मिस आनी अचानक पीठी उरोज लगावे, ये मतीराम की पंक्तियां हैं। आखिन मूंद वे के मिस आनी अचानक पीठी उरोज लगावे, फागु के भीर अभिरन में गई गोविंद ले गई भीतर गोरी, ये पद्माकर की पंक्तियां हैं। अमीय हलाल मद भरे सेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत जेही चितवत एक बार, ये किसकी हैं? रसलीन की पंक्तियां हैं। बहुत बार पूछी जाती है, याद रखना। भले बुरे सब एक सम जौलों बोलत नाही, जानी परत है काक पिक ऋतु वसंत के माही, तो ये विरंद कवि ने कहा है ना। तब तक पता ही नहीं चलता जब तक कि सामने वाला बोलता नहीं है, बोलने के बाद ही पता चलता है कि कौन कैसा है। कनक छुरी सी कामिनी काहे को कटी छीन, कटी को कंचन काट के कुचन मध्यधरी दीन, ये आलम कवि की पंक्तियां हैं। हालांकि यहाँ से यहाँ तक आलम कवि की पंक्तियां हैं, और आगे इनकी जो पत्नी थी, बाद में पत्नी बनी थी, पहले इनसे प्रेम करते थे, शेख रंगरेजिन, इन्होंने पंक्ति पूरी की थी। ठीक है, हालांकि आलम का ही नाम आता है, उनसे कब पूछा जाएगा। नैनन में जो सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुनो करें, ये भी आलम कवि की पंक्तियां हैं। दारा कीना दौर ये रारी नहीं नाही खजुए की, ये भूषण की पंक्तियां हैं। दारा कीना दौर ये रारी नाही खजुए की। इंद्र जिमी जम्ब पर बाड़व सुहब पर रावण सदम्ब पर रघुकुल राज है, ये भूषण की पंक्तियां हैं। इंद्र जिमी जम्ब पर बाड़व सुहब पर रावण सदम्ब पर रघुकुल राज है, ठीक है, ये भूषण की पंक्तियां हैं। सिवा जो ना होत तो सुनत कौन सबकी, ये भूषण की पंक्तियां हैं। सिवा अगर नहीं होते तो कौन सबकी सुनता। लोगन कवित करवो खेल करी जान्यो है, ये ठाकुर की पंक्तियां हैं। लोगन कवित करवो खेल करी जान्यो है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, ये बिहारी जी की पंक्तियां हैं। आगे सगन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, मन हवे जात अजो वहे व जमुना के तीर, तो ये बिहारी जी की पंक्तियां हैं। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ई काल, अली कली सो ही विंध्यो आगे कौन हवाल, ये बिहारी जी की ही पंक्तियां हैं। इन्होंने ये जो पंक्तियां हैं वो किसको लिख करके भेजी थी? जयपुर के जो नरेश थे उनको, है ना, जय सिंह को। बैठी रही अति सघन वन पैठी सदन तन महा, देखी दोपहरी जेठ की छाँ चाहती छाँ, ठीक है, ये है बिहारी जी की पंक्तियाँ। छकी रसाल सौरभ सने मधुर माधवी गंध, ठौर ठौर झारत जपत भौर भौर मधुअंध, ये भी बिहारी जी की पंक्तियाँ हैं। आगे रनित भंग घंटावली झरित दान मधुनीर, मंद मंद आवत चलो कंजर कंज समीर, तो ये भी बिहारी जी की पंक्तियाँ हैं। बनन में बागन में बगर्यो बसंत, ये सेनापति की पंक्तियाँ हैं। राम कैसो जस अद उरद उरद गगन है, ये सेनापति की पंक्तियाँ हैं। अगर आपको अच्छे से हिंदी साहित्य का रिवीजन करना है ना पूरा, तो आप लाइव क्लास चलती है मेरी 11 बजे, ठीक है, उससे ज़रूर जुड़ा करें सभी लोग। 11 बजे की लाइव क्लास अगर आपके पास टाइम रहता है तो जुड़ा करें, नहीं तो बाद में देख लिया करें। वो बहुत ही अच्छे से क्लास वहाँ पर प्रैक्टिस कराई जा रही थी अब तक, और अभी प्रैक्टिस ही है हालांकि, लेकिन पूरे व्याख्यात्मक तरीके से कराई जाएगी। हवे है सो धरी भाग उदरी, ये घनानंद की पंक्तियाँ हैं। हवे है सो धरी भाग उदरी, उजरनी बसी है हमारी अखियाँ देखो, ये घनानंद की पंक्तियाँ हैं। उजरनी बसी है हमारी अखियाँ देखो, अति सूदो सने को मारा गए जहाँ नेकू सयापन बाँक नहीं, ये भी घनानंद की पंक्तियाँ हैं। आगे लोग हैं लागी कवित्व बनावत मोही तो मेरे कवित्व बनावत, ये भी घनानंद की पंक्तियाँ हैं। आगे 8-7 पंक्तियाँ हमें घनानंद की ही देखने को मिलेंगी, ठीक है, तो बार बार मैंने नाम नहीं डाला है। ये देखो नोट्स हैं हिंदी साहित्य के जो कि विस्तृत रूप में तैयार किए गए हैं। इसमें सबकी पंक्तियाँ, सबके कथन, आलोचक वगैरह सब कुछ इसमें कंप्लीट है। बहुत ही संपूर्ण नोट्स हैं एक तरीके से अगर हम कहें तो, ठीक है। अगर आप ये लेना चाहते हैं तो मैं आपको अभी नंबर बता दूंगी, उस पर आप संपर्क कर लेना। मोही तो मेरे कवित्व बनावत, ये भी घनानंद की है। समझे कविता घनानंद की, ये आंखें नेह की पीर तकी, ये भी घनानंद की पंक्ति है। बिछरे मिले मीन पतंग दशा कहाँ मो जिया गति को पढ़ से, ये भी घनानंद की पंक्ति है। बिछरे मिले मीन पतंग मोही तुम एक तुम्हें सो मौसम अनेक आही, ठीक है, मोही तुम एक तुम्हें मौसम अनेक नाही आई, कहाँ कछु चंदई चकोरन की कमी है, कहाँ कचे चंदई चकोरन की कमी है, ठीक है। तुम कौन सा पार्टी पढ़े हो लला मन लेहू पे देहू छटाक नहीं, ये सभी घनानंद की चल रही हैं। देह दये ना रहे गुस्सुदी गे की, भूली हूँ नेक को नाम ना लीजिए, ये भी घनानंद की ही पंक्तियाँ हैं सारी। आगे हमारे यहाँ पर यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवारी की धार पे धावनो है, यह प्रेम को पंथ कराल कहाँ तरवारी की धार पे धावनो है, ये बोधा कवि की पंक्तियाँ हैं। रीतिमुक्त धारा के कवि थे ये,
जो जैसी जोड़ी मिले, जो वैसी जोड़ी मिले, प्रीति करो सब कोई, काम कंदला सी तिरिया, नर माधो सो होए। ये भी बोधा कवि की पंक्ति है। आगे, जान मिले तो जहान मिले, जान मिले तो जहान मिले, नहीं जान मिले तो जहान कहाँ को। ये भी बोधा कवि ने ही कहा है। दाता का सूर का सुंदर सुजान का, जो ना आपको सराहे ताकि बाप को ना सराहिए। ये भी बोधा कवि ही कहते हैं, ठीक है। दाता का सूर का सुंदर सुजान कहा, नेही माँ ब्रजभाषा प्रवीण, नेही माँ ब्रजभाषा प्रवीण, और सुंदर ताहू के भेद को जाने, भाषा प्रवीण सुचंद सदा रहे, सो धन जी के कवित्व बखाने। ये ब्रजनाथ जी की पंक्ति हैं। चिंता ज्वाल शरीर बन, दाह लगी लगी जाई, प्रकट धुआं नहीं देखिए, और अंतर धुंधलाई। ये गिरधर कविराय जी की पंक्ति देखने को मिली है यहाँ पर, ठीक है। आगे, ब्रज के लता पता मोही कीजे, गोपी पद पंकज पावन की, रज जामे सर भीजे। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पंक्तियां हैं, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियां हैं, ये ध्यान रखना। ये रीतिकालीन पंक्तियां हैं इनकी, ठीक है। रीतिकालीन पंक्तियां हैं, इसलिए यहाँ पर रखी गई हैं। जिये सुधी चित्तौन की साधे रही, सदा बातन में अनखाए रहे, हंस के हरचंद ना बोले कभी, जिये दूरही सो ललचाए रहे। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की ही पंक्ति है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर, रुचि रचि बहु विधि के, वाक्य पुराणन माही घुसाए, सैव साक्त वैष्णव अनेक मत प्रकट चलाए। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है। ये भी, रचि बहुविध के, वाक्य पुराणन माही घुसाए, सैव साक्त वैष्णव अनेक मत प्रकट चलाए। रीति काल का सम्यक परिवर्तन केशवदास द्वारा भक्ति काल में ही हो गया था। ये कथन किसका है? तो ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है, ठीक है। हिंदी की रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, ऐसा किसने माना है? तो रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं। शब्दार्थ का सार काव्य है और काव्य का सार रस है, ये देव कवि ने माना है। शब्दार्थमय काव्य कामधेनु है, जिसका दूध रस है और मक्खन आनंद, ये देव कवि ने कहा है। मेरी जानकारी में बिहारी जैसी रचनाएं यूरोप की किसी भी भाषा में नहीं पाई जाती है, जॉर्ज ग्रियर्सन का मानना है। किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिणाम के हिसाब से नहीं होता, गुण के हिसाब से होता है। मुक्तक कविता में जो गुण होना चाहिए वह बिहारी के दोहों में अपने चरम उत्कर्ष को पहुंचा है, इसमें कोई संदेह नहीं। ये रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है। नेक्स्ट यहाँ पर, प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीरज पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं किसके? घनानंद के संबंध में। समझे बाला बालक हूँ वर्णन पंथ अगाध, ये केशवदास की पंक्तियां हैं। रीति सुभाषा कवित्व की वर्णत बुद्ध अनुसार, ये भी चिंतामणि की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट यहाँ पर, अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति, देव कवि ने कहा है। जाते कछु हो लहो कविताई को पंथ, ये भिखारी दास की पंक्तियां हैं। थोड़े क्रम क्रम से कई अलंकार की रीति, दूल्हे कवि की पंक्तियां हैं। छंद रीति समझे नहीं बिन पिंगल का ज्ञान, ये सोमनाथ ने कहा है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपका अपना नंबर दे रही हूँ, ठीक है। ये नंबर है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप कर देना है। अगर आपको हिंदी साहित्य के नोट्स चाहिए तो, या यूजीसी नेट के नोट्स चाहिए, उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। अगर यूजीसी नेट या फिर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर देना। अभी ऑफर में चल रहे हैं, है ना। बस प्रिंटिंग प्रेस में पड़े हैं, 2-3 दिन में आ जाएंगे, तो आप अभी से ऑर्डर कर सकते हैं ताकि आपको ऑफर का फ़ायदा मिल जाए, ठीक है। बाद में इनकी जो कीमत है वो भी बढ़ जाएगी। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कामायनी। जैसा कि आप देखेंगे थंबनेल में कि ये कामायनी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। कामायनी से जुड़े हुए जो भी इम्पोर्टेंट तथ्य परीक्षा में पूछे जाते हैं उन सबको हम यहाँ पर देखेंगे, और हम ये भी देखेंगे कि किस किस आलोचक ने कामायनी के बारे में अपना क्या विचार दिया है, जो कि बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर परीक्षा के लिए। तो वीडियो बस छोटी सी रहने वाली है, 8-10 मिनट की, इसको आप ज़रूर देख लेना पूरी, ताकि आपको इससे कुछ फ़ायदा मिल सके। तो सबसे पहले देखो, सबके मन में एक क्वेश्चन बहुत रहता है कि कहीं कहीं पर जो कामायनी की रचना है वो 1935 बताई जाती है और कहीं कहीं 1936 से लिखी रहती है। तो इसका बिल्कुल हल मैं ढूंढ लाई हूँ। प्रबंधात्मक महाकाव्य, ठीक है, ये महाकाव्य है, ये ध्यान रखना है आपको। छायावाद का ये एकमात्र महाकाव्य है। इस कामायनी की रचना 1935 में ही हुई थी, लेकिन हिंदी साहित्य कोश नामवाची के अनुसार, ठीक है, ये एक पुस्तक है जो कि डॉक्टर नगेंद्र जिसके संपादक थे, उसके अनुसार 1936 इसको माना जाता है।
ये जो ऐसी पुस्तक है इसमें अधिकतर क्या है कि अगर मान लीजिए 1 साल बढ़ा करके मोस्टली सभी रचनाओं की जो इनका जो समय है वो 1 साल बढ़ा करके दे रखा है, ठीक है, 1 साल आगे का दे रखा है। ये आप ज़रूर ध्यान रखना। मैंने पूरी जो भी इसको पढ़ा है बुक को और दूसरी को भी देखा है, तो इसमें क्या है कि कहीं पर 28 है तो इसमें आपको 29 मिलेगा, कहीं पर 37 है तो इसमें आपको 38 मिलेगा, ठीक है। तो ये थोड़ी सी लेट लतीफ़ है, इसको थोड़ा सा लेट लतीफ़ क्या है बल्कि आगे चल रही है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। तो ये आपका कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा, एक क्वेश्चन यहाँ से आपका क्लियर हुआ। चलते हैं आगे, देखते हैं जो इंपॉर्टेंट तथ्य हैं वही देखेंगे हम जल्दी ही, ठीक है। इसका जो प्रथम सर्ग है वो चिंता है, जो कि 1928 ईस्वी के अक्टूबर महीने में सुधा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। ये ध्यान रख लेना, ये कामायनी से पहले जो इसका प्रथम सर्ग है चिंता वो पहले ही प्रकाशित हो चुका था 1928 में, ठीक है। लेकिन इसका जो संपूर्ण रचना है वो 1935 में प्रकाशित हुई थी, इसलिए इसकी रचना में प्रसाद जी को लगभग 7 वर्ष का समय लग गया था। जैसा कि आप जानते हैं ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है और 1928 में जब पहला सर्ग आया था और उसके बाद पूरी रचना इसकी 1935 में आई, तो जाहिर सी बात है उनको 7 वर्ष का समय इसमें लगा था। इस रचना के लिए जयशंकर प्रसाद जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया था। कौन सा पुरस्कार दिया गया था, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं, एक बार देख लीजिएगा पूरी। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब भाई जरूर कर लेना, ठीक है सभी बच्चे। कामायनी छायावाद की अकेली महाकाव्यात्मक सृष्टि है, ये ध्यान रखना। यह प्रसाद की अंतिम एवं सर्वश्रेष्ठ रचना है, जिसकी प्रेरणा प्रसाद जी को सतपथ ब्राह्मण से मिली थी। इसकी प्रेरणा कहाँ से ली गई है, तो ये सतपथ ब्राह्मण से ली गई है। यह कृति प्रत्यय अभिज्ञा दर्शन, ठीक है, ये प्रत्यय अभिज्ञा दर्शन से प्रभावित है, इस पर आधारित है, ये ध्यान रखना है। समरसतावाद एवं आनंदवाद पर आधारित है, इसीलिए इसे हिंदी का अन्यतम दार्शनिक महाकाव्य भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये जरूर याद रख लेना। और जो बच्चे डेली मुझसे जुड़ते हैं उनको मैं बता दूं कि आज देखो मैं लाइव क्लास नहीं करवा पाई थी, लैपटॉप में कल की ही प्रॉब्लम हो गई थी, विंडो वगैरह सब उड़ गई थी, उसका डेटा वगैरह सब चला गया था और आज भी मैं पूरे दिन उसी में लगी रही, कल भी पूरे दिन लगी रही थी, है ना, पूरा टाइम उसमें निकल गया, तो इसलिए आज नहीं ले पाई। कल 11 बजे ही क्लास होगी, है ना, गुरु पूर्णिमा है और इस शुभ अवसर पर हम क्लास जरूर करेंगे, ठीक है। तो मुक्ति बोध ने कामायनी को फैंटेसी, सुमित्रा नंदन पंत ने ताजमहल कहा है, श्याम नारायण ने क्या कहा है, विश्व का 8वां श्रेष्ठ महाकाव्य, ठीक है, विश्व का 8वां श्रेष्ठ महाकाव्य बताया श्याम नारायण ने। प्रभाकर माचवे ने इसे मानवता का उद्घोष कहा है और रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है दोष रहित दोष सहित रचना, दोष रहित और दोष सहित रचना, एवं हरदेव बाहरी इसे हिंदी का सर्वोत्तम महाकाव्य कहते हैं। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये लाइन है, फैक्ट है, ठीक है, इसको जरूर याद रखना। कामायनी खड़ी बोली हिंदी की महत्वपूर्ण रचना है, ये भी जरूर याद रखना, पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन भी। खड़ी बोली हिंदी की महत्वपूर्ण रचना है, इसमें 15 सर्ग हैं, जैसा कि आप जानते होंगे 15 सर्ग हैं। इन सर्गों को आपको क्रम से याद रख लेना है, ये क्रम मैंने लिख दिया है यहाँ पर। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, एड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंदवाद। ऐसे मेरे बोलने से तो आपको याद होगा नहीं, याद तो भाई आपको ये खुद से ही करना पड़ेगा, ठीक है। 2-3 बार याद करेंगे लिख लिख करके तो हो जाएगा, जिनके याद नहीं है। बाकी तो बड़े ही ब्रिलियंट बच्चे हैं, है ना, हो सकता है आपको याद हो। तो आगे देखते हैं कामायनी के बारे में थोड़ा सा। कामायनी रचना प्रतीकात्मक महाकाव्य है, इसके प्रतीक एवं पात्र निम्नलिखित हैं। इसमें प्रतीकात्मक रचना है, यानी कि जो जो इसमें पात्र रखे गए हैं उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई अर्थ जरूर है, तो इनके अर्थ भी पूछ लिए जाते हैं, है ना। मनु है इसमें मन का प्रतीक, श्रद्धा हृदय का प्रतीक है, एड़ा बुद्धि का प्रतीक है, आकुली क्रात ये दोनों आसुरी शक्ति के प्रतीक हैं, वृषभ धर्म का प्रतीक है, मानव मनुष्य का प्रतीक है जो कि मनु और श्रद्धा का बेटा था, सारस्वत प्रदेश ये संस्कार का प्रतीक है और कैलाश मानसरोवर समरसता यानी कि आनंद मुक्ति स्थल है, ठीक है, इसका भी ध्यान रखना। ये सभी प्रतीक इसमें दिए गए हैं। आगे देखते हैं, श्रद्धा काम गोत्र की बालिका है। जो श्रद्धा है वो क्या है, काम गोत्र की बालिका है, अतः श्रद्धा के नाम के साथ ही इसे कामायनी कहा जाता है। कामायनी का आनंद सर्ग महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सर्ग इसमें कौन सा है, तो वो आनंद सर्ग है, जो कि सबसे लास्ट में। भाई आनंद ही तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। जो इंसान आज के ज़माने में आनंद में जी रहा है ना, वही समझ लो स्वर्ग भोग रहा है ना, वरना सब कुछ बेकार है। यह सर्ग ही प्रसाद के दर्शन एवं दृष्टिकोण का द्योतक माना जाता है।
चलते हैं आगे, थोड़ा सा और जान लेते हैं इसके बारे में। त्राटक कामायनी का प्रमुख छंद है। इसके चिंता, आशा, स्वप्न एवं निर्वेद जो सर्ग हैं वो आला छंद में लिखे गए हैं। 30-31 मात्राएं होती हैं इसके अंदर, छंदों को भी देख लेना। इसमें रहस्य, एड़ा, श्रद्धा, काम और लज्जा ये लावनी छंद में लिखे गए हैं। 32 मात्राएं होती हैं लावनी छंद में। संघर्ष जो सर्ग है वो रोला छंद में लिखा गया है, जिसमें 24 मात्राएं होती हैं, ठीक है, और 24 मात्राएं होती हैं इसके अंदर। इसके बाद आनंद सर्ग है, जिसमें जो सखी छंद में लिखा गया है, ठीक है, अगर हमारे साथ कोई सखी हो तभी हमें आनंद मिल सकता है। इसमें 14 मात्राएं होती हैं। वासना सर्ग रूपमाला छंद में लिखा हुआ है, जिसमें 24 मात्राएं होती हैं। तो ये छंद भी आपके कंपलसरी होते हैं जो पूछे जाते हैं, इनको भी आप याद कर लेना यहाँ से। कामायनी पर लिखित आलोचनात्मक कृतियाँ कौन कौन सी हैं? तो कामायनी एक पुनर्विचार मुक्ति बोध की है। कामायनी एक पुनर्मूल्यांकन, ये राम स्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है। कामायनी मूल्यांकन और मूल्यांकन, ये जो कृति है वो इंद्रनाथ मदान ने कहा है। इंद्रनाथ मदान को आप मत भूलिएगा, इनसे आगे जुड़ी हुई हम एक पंक्तियाँ देखने वाले हैं। ये वो नोट्स हैं जो मैंने हिंदी साहित्य के तैयार किए हैं, आदिकाल से लेकर के पूरा कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट जो अब तक की जितनी भी रचनाएं हैं वो सब इसमें रखी गई हैं। और आप देख सकते हो ये नोट्स किस तरीके से तैयार किए गए हैं। बस कंप्लीट हो ही गए हैं ऑलमोस्ट, एक आध दिन का समय लग रहा है, ठीक है। आप अगर पूरे नोट्स चाहते हो इतनी साहित्य के तो भी आप ले सकते हैं, मैं नंबर आपको दे दूंगी, उस नंबर पर संपर्क करके इनको मंगवा सकते हो घर तक। आगे देखते हैं, अभी हमारा जो इम्पोर्टेंट है वो है आलोचकों की दृष्टि में कामायनी, ठीक है। आलोचकों की दृष्टि में कामायनी का अर्थ क्या है? तो जयशंकर प्रसाद, सबसे पहले हम इन्हीं को ले लेते हैं। मनु भारतीय इतिहास के आदि पुरुष हैं। जो मनु हैं वो भारतीय इतिहास के आदि पुरुष बताए हैं जयशंकर प्रसाद जी ने। राम, कृष्ण और बुद्ध इन्हीं के वंशज हैं। हाँ, कामायनी की कथा श्रृंखला मिलने के लिए थोड़ा बहुत कल्पना को भी अनेकाधार नहीं छोड़ा है। ये कह रहे हैं कि कामायनी की जो कथा हमने लिखी है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कल्पना को भी जोड़ दिया गया है, ठीक है। वैसे तो सतपथ ब्राह्मण से ये इसकी जो कथा है वो ली गई है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कल्पना, देखो कल्पना तो जोड़ते ही हैं कवि हैं। राम स्वरूप चतुर्वेदी जी कहते हैं कि कामायनी आधुनिक समीक्षक और रचनाकार दोनों के लिए परीक्षा स्थल है, ठीक है। ये परीक्षा स्थल बताते हैं राम स्वरूप चतुर्वेदी जी, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कामायनी महाकाव्य एक कंपोजियन है, और कंपोजियन भी किसी ने बताया है? तो ये भी राम स्वरूप चतुर्वेदी ने बताया था। दो इन्होंने दिए हैं, जितना लंबा चौड़ा नाम है उतने ही दो लंबे लंबे कथन है, छोटे छोटे कथन है वैसे दो हैं, ठीक है। डॉक्टर नगेंद्र जी कहते हैं कि कामायनी मानव चेतना के विकास का महाकाव्य है, ठीक है। मानव चेतना के विकास का महाकाव्य कहने वाले कौन है? तो डॉक्टर नगेंद्र हैं। और आगे कहते हैं कि कामायनी मनोविज्ञान की ट्रीटाइज है, ये भी इन्होंने कहा है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है भाई, पूछा जा सकता है। बच्चन सिंह की बात करें तो मुक्ति बोध की कामायनी संबंधी अध्ययन फूअड़ मार्क्सवाद का नमूना है। ये बच्चन सिंह जी क्या कह गए देख लो। मुक्ति बोध की जो कामायनी है वो कामायनी संबंधी जो अध्ययन है वो फूअड़ मार्क्सवाद का नमूना है, क्योंकि मुक्ति बोध ने एक रचना लिखी है, समीक्षात्मक कृति अभी हमने देखी थी, कामायनी एक पुनर्विचार, ये मुक्ति बोध की रचना है और उसके बारे में बच्चन सिंह ने ये कथन दिया है। शांति प्रिय द्विवेदी जी छायावाद का उपनिषद मानते हैं इसे, है ना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता रहा है। विशंबर नाथ मानव जी कहते हैं कि कामायनी विराट सामंजस्यवाद की सनातन गाथा है, ठीक है, ये सनातन गाथा का प्रतीक मानते हैं इसे। हरदेव बारी जी कहते हैं कि कामायनी आधुनिक हिंदी साहित्य का सर्वोत्तम महाकाव्य है, ठीक है, आधुनिक हिंदी साहित्य का सर्वोत्तम महाकाव्य हरदेव बारी ने बताया है। नामवर सिंह जी कहते हैं कि कामायनी आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि काव्य है, ठीक है, आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि का महाकाव्य कहने वाले हैं नामवर सिंह। नंद दुलारे वाजपेयी जी कहते हैं कि कामायनी नए युग का प्रतिनिधि काव्य है, ठीक है, प्रतिनिधि काव्य इन्होंने बताया। श्याम नारायण पांडे की अगर बात करें तो ये कहते हैं कि कामायनी विश्व साहित्य का 8वां महाकाव्य है, जो अभी हमने ऊपर देखा था शॉर्ट में, अभी आपको डिटेल में मिल गया है। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि कामायनी एक रूपक है, डॉक्टर नगेंद्र ने इसे ट्रीटाइज भी कहा है, ठीक है, और भी एक नाम दिया था, और इसे कामायनी को रूपक भी इन्होंने बताया है। मुक्ति बोध बताते हैं कि कामायनी एक फैंटेसी काव्य है ना, ये तो फैंटेसी कवि थे। इंद्रनाथ मदान देखो कितना इंपॉर्टेंट है, ये इसे असफल कृति बताते हैं, है ना, पता नहीं कहाँ सोए पड़े थे बेचारे, इन्होंने असफल बोल दिया, जिससे सब लोग इतना बड़ा चढ़ा करके अपना कुछ ना कुछ उस पर अच्छाई ज्ञान बांट रहे हैं, और ये इसे असफल बता रहे हैं, कितनी बड़ी बात है ना। एक आध आलोचक तो मिल ही जाता है इस प्रकार का, है ना, अपनी भी ज़िंदगी में सबकी में होता ही है। भोलानाथ तिवारी को देख लीजिए क्या कहते हैं। अंतर्द्वंद की दृष्टि से मनु
चित्रण पूरे हिंदी काव्य में अकेला है। ठीक है, अंतर्द्वंद की दृष्टि से जो मनु है वो मनु का चित्रण पूरे हिंदी काव्य में अकेला है। कामायनी का चरित्र दोहरा है, ये भी इन्होंने बताया है। आगे आते हैं हमारे शंभुनाथ सिंह जी। शंभुनाथ सिंह जी कहते हैं कामायनी में ना तो देवता बनाने का प्रयत्न किया गया है और ना ही उसे भयंकर राक्षस बनाया गया है। इसके विपरीत सभी चरित्र नीचे से ऊपर उठाते हुए मानवीय कोष से आनंदमय कोष की ओर अग्रसर होते हुए अंत में पूर्णता की प्राप्ति करते हुए दिखलाया गया है। ठीक है, तो ये भी शंभुनाथ सिंह जी कहते हैं। सुमित्रा नंदन पंत की अगर बात करें तो कामायनी को इन्होंने ताजमहल के समान बताया है ना। ये देखो कितने बढ़िया हैं, अपने साथ के ही थे ये, है ना, दोनों छायावाद के थे। अच्छा, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, आगे अन्य रचनाएं हैं और एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो ये नोट्स इस तरीके के कंप्लीट किए गए हैं, इसमें नाटक उपन्यास सब कुछ कंप्लीट मिलेगा। फिर निराला जी, है ना, ये नोट्स इस प्रकार के हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए, आप मेहनत नहीं करना चाहते ज़्यादा, है ना, कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है मेहनत कम करनी पड़े और आपको ये लिखे लिखाए नोट्स मिल जाए, ये मैंने बड़े ही मेहनत से बनाए हैं, जो मैं आपको एक कम प्राइस पर ही दे दूँगी। ठीक है, मतलब इतनी पर भी नहीं दूँगी, हाँ थोड़ा बहुत तो भाई लेना पड़ेगा आपको। अगर ये चाहिए तो देखो मैं आपको नंबर बता रही हूँ, है ना, इस नंबर पर आप कॉल कर लेना। कॉल नहीं करनी है आपको, व्हाट्सएप कर देना 8273842391, ये नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप संपर्क कर लेना। अगर ये नोट्स आपको चाहिए तो आपके घर तक पहुँच जाएंगे, है ना, पूरे नोट्स। बस 1-2 दिन का समय है, अभी ये टाइप होके आ जाएंगे तो मैं यूट्यूब पर भी इनको डालूँगी। ठीक है, ओके, जो पहले आएंगे वो कुछ ना कुछ अच्छा ही पाएंगे, तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा जिनको भी चाहिए। और अगर आपको क्लास पसंद आई तो भाई लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, शैली और रहस्यवाद का नाम देते हैं। डॉक्टर नगेंद्र की अगर बात करें तो इन्होंने स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना है। किसको? छायावाद को। आगे हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो व्यंग्यार्थ प्रधान शैली का नाम ये देते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आगे है डॉक्टर बच्चन सिंह। आप पूरी क्लास को जरूर देखना क्योंकि यहाँ से आपको 1-2 क्वेश्चन हर परीक्षा में देखने को जरूर मिलते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह की अगर बात करें तो इन्होंने स्वच्छंदतावाद का नाम दिया है। मुकुटधर पांडे जी रहस्यवाद बताते हैं और भाव नहीं भावों की छाया। मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है, यानी कि छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग इन्होंने किया था और भाव नहीं भावों की छाया इन्होंने कहा है। आगे है जयशंकर प्रसाद, तो जयशंकर प्रसाद कांति का नाम देते हैं। मोती के भीतर छाया जैसी तरलता, चमक या कांति, इन्होंने छायावाद को माना है और ये पंक्ति बहुत बार पूछी भी जाती है। वेदना के आधार पर स्व अनुभूतिमयी अभिव्यक्ति, ये भी जयशंकर प्रसाद का ही कथन है छायावाद को लेकर के। यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया है, आगे थोड़ा डिटेल में भी देखने को मिलेगा, तो आप जरूर बने रहिएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात करें तो इन्होंने रहस्यवाद का नाम दिया है। सुमित्रा नंदन पंत सौंदर्य की छाया बताते हैं। महादेवी वर्मा प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत या सर्वात्मवाद। ठीक है, प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत, ये किसने कहा है? महादेवी वर्मा ने कहा है। और सर्वात्मवाद का इन्होंने नाम दिया है। नंद दुलारे वाजपेयी की अगर बात करें तो व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान इन्होंने कहा है। ये जो भान शब्द है इसको पकड़ लेना, ये नंद दुलारे वाजपेयी से संबंधित है। आगे आता है सुशील कुमार, तो सुशील कुमार छायावाद को अस्पष्टतावाद का नाम देते हैं, यानी कि निजी जीवन की छाया इसे बताया है। शांति प्रिय द्विवेदी जी प्रकृति में ही समान आत्मा का दर्शन करने की प्रवृत्ति छायावाद में होती है, ऐसा शांति प्रिय द्विवेदी जी कहते हैं कि प्रकृति में ही समान आत्मा का दर्शन करने की प्रवृत्ति। गंगा प्रसाद पांडे वस्तुवाद एवं रहस्यवाद के बीच की कड़ी इन्होंने माना है। रामस्वरूप चतुर्वेदी की बात करें तो इन्होंने शक्ति काव्य कहा है, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने। आगे आता है हमारा रामविलास शर्मा का। रामविलास शर्मा जी थोती नैतिकता रूढ़िवाद का नाम देते हैं और दूसरा नाम ये देते हैं साम्राज्यवाद के प्रति विद्रोह। ठीक है, रामविलास शर्मा जी थोती नैतिकता बताते हैं, किसको? छायावाद को। रूढ़िवाद का नाम देते हैं और साम्राज्यवाद के प्रति विद्रोह का नाम देते हैं। नामवर सिंह की अगर बात करें तो इन्होंने राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति माना है छायावाद को। भगवती चरण वर्मा सांस्कृतिक जीवन की अभिव्यक्ति इन्होंने बताया है, सांस्कृतिक जीवन की अभिव्यक्ति। प्रभाकर माचवे की अगर बात करें तो इन्होंने दार्शनिकता का नाम दिया है। गुलाब राय भी दार्शनिकता का नाम ही देते हैं। और आचार्य विश्वनाथ की बात करें तो इन्होंने अभिव्यंजना का नूतन विधान कहा है। ठीक है,
अभिव्यंजना का नूतन विधान किसने बताया है? तो आचार्य विश्वनाथ जी ने बताया है। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम डिटेल में पढ़ लेते हैं एक बार, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं और यहीं से देखने को मिलते हैं, वो थोड़ा शॉर्ट में लिखा हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है। छायावाद का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष व्यापक अर्थ में है। लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग करते हुए छायावाद लिखा गया है। ठीक है, ये रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है। मुकुटधर पांडे जी कहते हैं छायावाद को लेकर के कि मेरी समझ में नई शैली की कविताओं में भाव नहीं, भावों की छाया मात्र है। ठीक है, जो अभी हमने शॉर्ट में देखा था उसे यहाँ पर आप अच्छे से समझ लीजिए। मुकुटधर पांडे का कहना है कि मेरी समझ में नई शैली की कविताओं में भाव नहीं है, भावों की छाया मात्र है, जिन्हें पकड़कर हृदयंगम करने में पाठकों को कठिनाई होती है। इसी छायावादिता से मैंने छायावाद शब्द बनाया था। ये मुकुटधर पांडे जी का कहना है। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी, तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्य में प्रतीक विधान तथा उपचार वक्रता के साथ स्वानुभूति की विवृत्ति छायावाद की विशेषताएं हैं। ये जयशंकर प्रसाद जी का कथन है। आगे है सुमित्रा नंदन पंत। तो सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं छायावाद ने अपना सौंदर्य बोध विगत युगों के संचय स्वरूप जीर्ण खलिहानों एवं भंडारों से उधार न लेकर उसे स्वयं नए रूप से प्रकृति के उर्वर आंगन में उगाया और उसकी प्राणमयी सुनहरी बालियों से अपनी नव मुग्धा काव्य चेतना का श्रृंगार किया। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत का भी काफ़ी अच्छा ही कथन है। सभी के पूछ लिए जाते हैं ना, तो जरूर याद रखना छायावाद से संबंधित और एक कामायनी से संबंधित, ये सबसे ज़्यादा कथन इंपॉर्टेंट होते हैं छायावाद से। महादेवी वर्मा की अगर बात करें तो ये बताती हैं कि छायावाद स्थूल की प्रतिक्रिया में उत्पन्न हुआ है, अतः स्थूल को उसी रूप में स्वीकार करना उसके लिए संभव न हुआ। उसने जीवन के इतिवृत्तात्मक यथार्थ चित्र नहीं दिए, जबकि आप जानते हैं कि जो इतिवृत्तात्मकता है ये द्विवेदी युग की विशेषता थी, क्योंकि वह स्थूल से उत्पन्न सूक्ष्म सौंदर्य सत्ता की प्रतिक्रिया थी, अप्रत्यक्ष सूक्ष्म के प्रति उपेक्षित यथार्थ की नहीं। छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है, जो अभी हमने शॉर्ट में देखा था। आगे है गंगा प्रसाद पांडे। अगर आपको क्लास अच्छी लगे, आपको लगे कि हाँ आपके लिए ये उपयोगी है, क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना सभी, और लाइक कर देना, वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। गंगा प्रसाद पांडे की बात करें तो ये कहते हैं कि छायावाद वस्तुवाद एवं रहस्यवाद के बीच की कड़ी है। डॉक्टर नगेंद्र का कथन है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, वह एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है एवं जीवन के प्रति एक विशेष प्रकार का भावात्मक दृष्टिकोण है। ये डॉक्टर नगेंद्र का कथन भी बहुत बार पूछा जाता है, और इसका ही विरोध करते हुए डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अपना कथन दिया था, इसको भी देख लीजिए। डॉक्टर रामविलास शर्मा जी कहते हैं कि डॉक्टर नगेंद्र के मत का खंडन करते हुए लिखते हैं कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रह गया है। ठीक है, पहले था लेकिन अब नहीं है, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद एवं सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है, परंतु यह विद्रोह मध्य वर्ग के तत्वावधान में हुआ था, इसीलिए उसके साथ मध्यवर्गीय असंगति, पराजय एवं पलायन की भावना भी जुड़ी हुई है। ठीक है, तो रामविलास शर्मा का कथन अब काफ़ी बार पूछा जाने लगा है, डॉक्टर नगेंद्र को छोड़कर, इसको ज़्यादा ध्यान में रखना। ठीक है, मतलब आपको तो ध्यान दोनों में रखनी है, लेकिन ये पेपर में अब ज़्यादा पूछे जाने की संभावना रहती है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी कहते हैं कि जब आत्मा की छाया परमात्मा में और परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है, तब छायावाद की सृष्टि होती है। शांति प्रिय द्विवेदी का कथन है कि छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है। आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं छायावाद के मूल में पाश्चात्य रहस्यवादी भावना अवश्य थी। इस श्रेणी की यानी कि छायावाद मूल प्रेरणा अंग्रेजी के रोमांटिक भावधारा की कविता से प्राप्त हुई थी, और इसमें संदेह नहीं कि उक्त भावधारा की पृष्ठभूमि में ईसाई संतों की रहस्यवादी साधना अवश्य थी। ठीक है, इसमें जो रहस्यवाद है वो कहाँ से लिया गया है, ईसाई संतों की साधना बताते हैं इसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी जी कहते हैं कि मानव तथा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है।
डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं छायावाद निजी जीवन की अभिव्यक्ति है, वह निजी जीवन जो द्विवेदी युग में दबा हुआ था। राम स्वरूप चतुर्वेदी जी कहते हैं कि छायावाद मूलतः एक शक्ति काव्य है, पुनर्जागरण चेतना का व्यापक एवं सूक्ष्म रूप है। आगे हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी कहते हैं कि स्वच्छंदतावाद एक विशेष प्रकार की मानसिक चेतना है जिसमें व्यक्ति होकर बाह्य जगत की अपेक्षा अंतर जगत को, बौद्धिकता की अपेक्षा भावात्मकता को, यथार्थ की अपेक्षा कल्पना को, सत्य की अपेक्षा सौंदर्य को, परंपरा की अपेक्षा नूतनता को एवं संघर्ष की अपेक्षा प्रेम को अधिक महत्व देने लगता है। जिस काव्य में इस प्रकार की अंतर्मुखी चेतना की अभिव्यक्ति होती है उसे सामान्यतः स्वच्छंदतावाद का नाम दिया जाता है। तो गणपति चंद्र गुप्त का भी आप याद रख लेना। नामवर सिंह जी कहते हैं कि कल्पना छायावादी कवि के मन की पांख थी, वह उसकी स्वतंत्रता, मुक्ति, विद्रोह आदि की आकांक्षाओं की प्रतीक थी। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का कथन है कि अभिव्यंजना का नूतन विधान छायावाद का प्रमुख लक्षण रहा है। मिश्र ने सामाजिक यानी कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने सामाजिक रूढ़ियों के विरोध को स्वच्छंदतावाद एवं काव्य शैली के प्रति किए गए विरोध को छायावाद स्वीकार किया है। इससे स्पष्ट है कि ये भी अभिव्यंजना की पद्धति विशेष को ही छायावाद मानते हैं। डॉक्टर देवराज क्या कहते हैं? डॉक्टर देवराज का कथन है कि छायावाद आधुनिक धार्मिक पौराणिक चेतना के विरुद्ध आधुनिक लौकिक चेतना का विद्रोह है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे छायावाद से संबंधित आलोचकों के कथन थे। आगे हमारे छायावाद, देखो ये पूरे नोट्स हैं, हिंदी साहित्य के नोट्स हैं, तो ये तो ऊपर से नीचे तक पूरा भरा हुआ है, पूरी बुक है ये। ठीक है, और जिसमें से आपको ये देखने को मिल रहे हैं हिंदी साहित्य के। अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो आप मैं नंबर आपको बता देती हूँ 8273842391, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं और हिंदी साहित्य के कंप्लीट नोट्स भी आप ले सकते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक कर देना और शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद। देना वीडियो को और शेयर कर देना। तो चलते हमारी पहली पंक्ति क्या कहती है? कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत है नैनहु सो बात। तो इसमें अनुप्रास अलंकार दिया गया है। क्यों? क्योंकि इसमें त वर्ण की आवृत्ति बार 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 हो रही है। ठीक है, इसमें त वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, उसके कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हमारा हो जाएगा। तंत्री नाद कवित्रस सरस राग रतिरंग अनबूढ़े बूढ़े तेरे जे बूढ़े सब संग। ये हमारी पंक्ति है और ये किसकी है? ये बिहारी जी की पंक्ति है। ठीक है, तंत्री नाद कवित्रस सरस राग रतिरंग अनबूढ़े बूढ़े तेरे जे बूढ़े सब अंग। इसमें विरोधाभास अलंकार है। ठीक है, इसमें विरोधाभास अलंकार है, विरोध का आभास हो रहा है। आगे है द्रग उर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुर्चित प्रीति परति गाढ़ दुर्जन हिये दई नहीं है रीति। ये इसमें असंगति अलंकार है, असंगति अलंकार है। ऐसे अलंकार आजकल पेपर में खूब पूछे जा रहे हैं, तो इनको अच्छे से आपको याद रख लेना है। द्रग उर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुर्चित प्रीति बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। ठीक है, इसमें भी असंगति अलंकार है, ये ध्यान रखना है। मेरी बब बाधा हरो राधा नागर सोए जातन की झाई परे श्यामु हरित दुत होए। इसके अंदर अलंकार है श्लेष और काव्यलिंग। ठीक है, दोनों ही अलंकार हैं, श्लेष और काव्यलिंग, ये याद रखना है। आगे है सतसैया के दोहरे ज्यो नाविक के तीर। सतसैया के दोहरे ज्यो नाविक के तीर, इसमें नाविक आएगा। देखन में छोटे ही लगे घाव करें गंभीर, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसमें ज्यो, ये उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण होता है। अरत टरत नाना बरपरे दई मरक मनु मेन, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है इसके अंदर भी। ठीक है, मनु मनु मनहु जानू जनऊ ज्यो, ये इस तरह के जो शब्द आते हैं वो उत्प्रेक्षा अलंकार में आते हैं। सनी कज्जल जक झक लगनी उपजो सुदिन सनेहू, सनी कज्जल जक झक लगनी उपजो सुदिन सनेहू, इसमें रूपक अलंकार है इसके अंदर। ठीक है, सनी कज्जल जक झक लगनी उपजो सुदिन सनेहू मनमत नेजा नौकसी, इसके अंदर उपमा अलंकार है। मनमत नेजा नौकसी। आगे है टूटी लाज की नाव, इसमें रूपक अलंकार है। टूटी लाज की लाव, ये नाव है। जोग जुगती सिखे सवे मनो महामुनि मैन, जोग जुगती सिखे सवे
मनो महामुनि मेन, इसमें उत्प्रेक्षा और अनुप्रास दोनों ही अलंकार इसके अंदर आए हैं। सुर तरव की मनु सिंध में, लस्ती स पल्लव डार, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, मनु शब्द ये जहां पर आ जाते हैं वहां पर उत्प्रेक्षा ही होता है। आगे है पलनी पीक अंजन अदर धरे महावर भाल, आजू मिले सु भली करी भले बने हो लाल, इसमें असंगति अलंकार है इसके अंदर। पलनी पीक अंजन अदर धरे महावर भाल में असंगति अलंकार है। ये आजकल की परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। राती रमी रति देती कही और प्रभा प्रभा प्रभात, इसके अंदर छह का अनुप्रास अलंकार, ये अनुप्रास का उदाहरण है। और छह का अनुप्रास कहाँ पर होता है, तो जो र शब्द की, जैसे र शब्द की यहाँ पर आवृत्ति है तो वो एक से दो बार की जाती है। ठीक है, एक से दो बार की जाती है, ज्यादा बार वहां पर आवृत्ति नहीं होती है। जैसे प्रभा प्रभात, ठीक है, प्रभा प्रभात में क्या हो रहा है, छह का अनुप्रास अलंकार आ रहा है। आगे पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी मीड़ती जाए, इसमें भ्रांति मान अलंकार है। आगे है लाल तिहारे रूप की कहो रीति है कौन, लाल तिहारे रूप की कहो रीति है कौन, जासो लागे पलकु द्रग लागत पलक पलोना, इसमें विरोधाभास और छह का अनुप्रास दोनों ही अलंकार यहाँ पर प्रयुक्त हैं। तो उम्मीद है कि ये छोटी सी वीडियो आपके लिए एक बड़ा काम करेगी और आपके लिए यूजफुल रहेगी। यहाँ से एक आध प्रश्न जरूर पूछा जाता है, अगर आपसे अलंकार कहीं भी पूछा जाना है किसी पेपर में, तो टीजीटी पीजीटी हो या फिर कोई और एग्जाम आपका। ठीक है, तो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना भाई, सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में जरूर बताना कि ये सभी पंक्तियां किसकी हैं। तो ये जो पंक्ति है बहुत बार पूछी जाती है, ये भामा की पंक्ति है। शरीरम ताप दृष्टार्थ विच्छिन्ना पदावली, ये दंडी की पंक्ति है। काव्य शब्दों अयं गुना अलंकार संस्कृतयो शब्दार्थयो वर्तते, ये किसकी पंक्ति है, तो ये वामन की पंक्ति है। काव्य शब्दों अयम गुणं अलंकार संस्कृतयो शब्दार्थयो वर्तते। ठीक है, आपको पंक्तियां हैं ये देखो, काव्य शास्त्र इतना आसान नहीं है, थोड़ा संस्कृत है, और हम अगर हिंदी वाले बच्चे हैं तो संस्कृत है थोड़ा सा मुश्किल होता है, ज़्यादा तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा याद करना कठिन हो जाता है। और ये जो पंक्तियाँ हैं देखने में हमें कभी कभी बिल्कुल एक जैसी लगती हैं, तो इनको अच्छे से आपको एक जगह पर नोट कर लेना है और बार बार याद करना है। ननु शब्दार्थौ काव्यम, ये रुद्रट की पंक्ति है। ठीक है, ननु शब्दार्थौ काव्यम किसकी है, तो ये रुद्रट की पंक्ति है। आगे देखते हैं शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम, ये किसकी पंक्ति है, तो आनंद वर्धन की पंक्ति है। शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम, आप जानते हैं आनंद वर्धन ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक थे। हृदय लादिश शब्दार्थ यतमेवं काव्य लक्षण, आप देख सकते हैं इसमें, पता है काव्य शास्त्र की यही तो पहचान है कि इसमें संस्कृत के बहुत सारे वर्ड एक साथ जुड़े रहते हैं और हम इन्हें तोड़ तोड़ कर ही थोड़ा बहुत पढ़ पाते हैं। ठीक है, पढ़ने में गलती हो सकती है संस्कृत में, उसकी आप चिंता मत कीजिए, बस आपको अपने काम से मतलब होना चाहिए। आपका काम है इन पंक्तियों को याद करना। ठीक है, तो ये आनंद वर्धन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। स हृदय, बस इतना याद कर लेना, आपका काम बन जाएगा, क्योंकि ऐसी पंक्ति और किसी की भी नहीं है। गुणवद अलंकृतश्च वाक्यम एवं काव्यम, ये किसकी पंक्ति है, तो ये राजशेखर की पंक्ति है। ठीक है, गुणवद अलंकृत वाक्यम एवं वाक्य काव्यम, बस इतना सा याद कर लीजिए। ये वैसे बड़ी बड़ी होती हैं लेकिन पंक्तियाँ शॉर्ट में ही पूछी जाती हैं हमेशा। आगे चलते हैं शब्दार्थ योयर्थ वत्स भावेन विद्या साहित्य विद्या, ये किसकी पंक्ति है, तो ये राजशेखर की पंक्ति है। शब्दार्थ योयर्थ वत्स भावेन विद्या साहित्य विद्या। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये राजशेखर की पंक्ति है। शब्दार्थ सहित वक्र कवि व्यापार शालिनी, ये कुंतक की पंक्ति है। शब्दार्थ सहित एक ऊपर ऐसी एक और भी पंक्ति होती है जो भामा की होती है, शब्दार्थ सहित है ना, और शब्दार्थ सहित वक्र कवि व्यापार शालिनी, ये जो पंक्ति है ये कुंतक जी की है। बंदे व्यवस्थतौ काव्यम तत्विदा वाद आकारिणी, ये किसकी पंक्ति है, तो ये कुंतक की पंक्ति है। ठीक है, बंदे व्यवस्थतौ काव्यम तद्विदा कारिणी, इतना याद कर लेना, ये कुंतक की पंक्ति है। एक सेकंड,
आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निर्दोष गुणवत् काव्यम अलंकारै अलंकृतम रसान्विते कवि कुर्वने कीर्ति प्रीतिचम विंदति। तो ये किसकी पंक्ति है? ये भोजराज की पंक्ति है, ठीक है। तद दोषौ शब्दार्थौ सगुना अवन अलंकृति पुनः क्वापी, ये किसकी पंक्ति है? तो ये मम्मट जी की पंक्ति है। तद दोषौ, यहाँ पर ध्यान रखना एक मिलती जुलती एक पंक्ति है, मैं और में लेगी आगे। तो तद दोषौ शब्दार्थौ, ये मम्मट की पंक्ति है ना। आगे चलते हैं। काव्यम विशिष्ट शब्दार्थ साहित्य सद अलंकृति, तो ये क्षेमेंद्र की पंक्ति है, ठीक है। काव्यम विशिष्ट शब्दार्थ, ये किसकी पंक्ति है? क्षेमेंद्र की है। साधु शब्दार्थ संदर्भ गुना अलंकार भूषितम, ये वाग्भट जी की पंक्ति है, ठीक है। साधु शब्दार्थ संदर्भ गुना अलंकार भूषितम, ये वाग्भट की पंक्ति है। स्फुटितिर्रसोपेतम काव्यम कुर्वीत कीर्तये, ये किसकी पंक्ति है? तो वाग्भट की पंक्तियाँ हैं, ठीक है। स्फुटितिर्रसोपेतम काव्यम कुर्वीत कीर्तये, वाग्भट की हैं, ये दोनों पंक्तियाँ याद रख लेना इनकी। और देखो अभी मैंने आपसे बोला था एक हमें सेम ऐसी ही पंक्ति कुछ मिलेगी देखने को, वहाँ पर हमने तद दोषौ देखा था, वो मम्मट की पंक्ति थी। और यहाँ पर अदोषौ, ठीक है। अदोषौ सगुनौ सालंकारौ च शब्दार्थौ काव्यम, ये किसकी पंक्ति है? तो ये हेमचंद्र जी की पंक्तियाँ हैं। निर्दोषा लक्षणवती सरितिर गुना भूषणा, ये जयदेव की पंक्तियाँ हैं, ठीक है। निर्दोषा लक्षणवती सरितिर गुना भूषणा, मैं एक दो बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। स अलंकार रसानेक वृत्तिर्वाक्य काव्यम नाम वाक, ये भी जयदेव की पंक्तियाँ हैं, दोनों जयदेव की पंक्तियाँ याद रखनी है। आगे चलते हैं। इहि विशिष्टौ शब्दार्थौ काव्यम, ये समुद्र बंध की पंक्तियाँ हैं। हालांकि ये नाम हमने काव्य शास्त्र में नहीं पढ़ते हम इसको, है ना, लेकिन ये पूछा जा सकता है। यह विशिष्टौ शब्दार्थौ काव्यम वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है ना, बार बार पूछा जाता रहा है। हालांकि इसका जो वैल्यू है वो अब थोड़ी शायद कम हो गई है ना, क्योंकि ये बहुत ईजी हो गया है सबके लिए। तो ये विश्वनाथ की पंक्तियाँ हैं। शब्दार्थ वपुस्ताक्त काव्यम, तो ये विद्याधर की पंक्तियाँ, ठीक है। शब्दार्थ वपुस्ताक्त काव्यम, ये पंक्ति विद्याधर की है, याद रखना है। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, ये जगन्नाथ जी की पंक्ति है, ध्यान रखना है। काव्यम तु जायते जातु कस्यचित् प्रतिभावत, ये भी भामा की पंक्तियाँ हैं, ठीक है। काव्यम तु जायते जातु कस्यचित् प्रतिभावत, भामा की पंक्तियाँ। नए सर्ग की च प्रतिभा श्रतुम च बहु निर्मलम अमंदाश्चाभि योगो यस्या कारणम काव्य संपदः, ये किसकी पंक्ति है? तो ये दंडी की पंक्ति है, ठीक है। न सर्ग की च प्रतिभा श्रतुम च बहु निर्मलम अमंदाश्चाभि योगो यस्या कारणम काव्य संपदा, ये किसकी है? दंडी की पंक्ति है। आगे देखेंगे। तृतीयम इदम व्याप्रियते शक्ति व्युत्पत्तिर अभ्यास, ये किसकी है? तो ये रुद्रट की पंक्ति है। तस्य च कारणम कविगता केवलाम प्रतिभा, ये जगन्नाथ की पंक्ति है, ध्यान रखना है। तस्य च कारणम कविगता केवलाम प्रतिभा, ये जगन्नाथ की पंक्ति है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। प्रसन्न पद नव्यार्थ युक्त उद्बोध विधायिनी स्फुरंती सत्क वीर बुद्धि प्रतिभा सर्वतोमुखी, ये वाग्भट की पंक्ति है, ठीक है। प्रसन्न पद नव्यार्थ युक्त, आपको जैसे याद होता है ना वैसे याद कर लीजिए, बार बार याद कर लीजिए लिख लिख करके, या फिर अपने नोट्स बना लीजिए, ठीक है। और या फिर आप इनको बार बार पढ़ लीजिए तो भी याद हो जाएंगे। कविल वस्य बीजम प्रतिभान कवित्व बीजम, ये वामन की पंक्ति है, ठीक है। कविल वस्य बीजम प्रतिभान कवित्व बीजम, ये वामन की पंक्तियाँ हैं, ध्यान रखना है। प्रज्ञा नवो उन्मेष शालिनी प्रतिभा मता, ये भट्ट तौत की पंक्ति है, बहुत पूछी जाती है, याद रखना। प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा, ये अभिनव गुप्त की पंक्तियाँ हैं। प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा, अभिनव गुप्त की है। आगे चलते हैं। प्राक्त नाद आद्यतन संस्कार परिपाक प्रौढ़ा प्रतिभा काचिदेव, कवि शक्ति, ये भी कुंतक की पंक्तियाँ हैं, ठीक है। प्राक्त नाद्यतन, हालांकि कुछ पंक्तियाँ ऐसी जो अभी तक नहीं पूछी गई हैं लेकिन आगे पूछी जा सकती हैं, आपको सभी एक बार देख लेनी है।
शक्ति कवित्व बीज रूपा संस्कार विशेषा, तो ये मम्मट की पंक्ति है। ठीक है, शक्ति कवित्व बीज रूपा संस्कार विशेषा किसकी है? मम्मट की पंक्तियाँ हैं। आगे है यहाँ पर सा यानी कि प्रतिभा काव्य घटना अनुकूल शब्दों उपस्थिति, ये किसकी है? तो जगन्नाथ की पंक्ति है ना। हालांकि हमने बहुत ठीक ठाक पढ़ लिया है ना, थोड़ा सा संस्कृत बोलने में तो दिक्कत होती ही है, जो बिल्कुल संस्कृत के विद्वान है वो ही अच्छे से पढ़ पाते हैं, है ना। तो इसलिए इस चीज़ के लिए तो प्लीज़ आप नेगेटिव कमेंट मत करना कि मैम अच्छे से नहीं पढ़ा, अच्छे से पढ़ने की कोशिश ही करते हैं सब। और बाकी अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, है ना। और आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए उसको आप मुझे ज़रूर भेजें, ठीक है, कौन से टॉपिक पर चाहिए। बाकी तो क्लास चल रही हैं। और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना सभी बच्चे, शेयर कर देना। धन्यवाद।